नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, फिर हाजिर हुई एक पॉडकास्ट लेकर, एपिसोड नंबर 4। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान। ये पॉडकास्ट में हम आपको मिलाते हैं कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, पत्रकारिता, कृषि, विज्ञान और ज्ञान परंपरा से जुड़े ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके प्रेरक प्रसंग और जीवन सभी को लाभदायी हो और सभी का प्रेरणा स्रोत बने। आज हमारे साथ है एक संगठक, एक विचारक और एक लेखक, माननीय श्री निखिलेश जी माहेश्वरी, जो मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री के नाते विद्या भारती में अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं उनका इस पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार निखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। मैं भी जो है सभी श्रोताओं का जो है धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद जी। इतिहास और परंपरा और इसके बारे में हम बात करेंगे। मुख्यतः देखा गया है कि हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर या परिस्थिति अनुरूप लिखा गया है। तो आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं या देखते हैं तो बहुत सारे तथ्य उजागर हो रहे हैं, जिससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित हो रही है। तो इस बारे में आपके क्या विचार? देखिए, इतिहास जो है, किसी भी देश का इतिहास है, वो प्राचीनता और वर्तमान जी दोनों को जोड़ने का जो सेतु होता है वो इतिहास होता है। जी और अपने भारत का भी एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे जी जो हमारा वास्तविक इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया जी बल्कि हमको केवल इतना पढ़ाया गया कि हम केवल गुलाम रहे। कभी जो है गुलाम वंश आया, तुगलक आया, खिलजी आया, मुगल आया, इस प्रकार के जो है वंश आए और इन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया है। जबकि इससे पूरा हटके भारत का वास्तविक इतिहास है, जिसको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और अपने पाठ्यक्रमों में उस वास्तविक इतिहास को लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है। जी, भारत की एक समृद्ध गौरवशाली परंपरा रही है। कभी भारत सोने की चिड़िया भी हुआ करता था। तो इन सारे पूरे इतिहास को आप किस तरह से विभाजित करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक है इतिहास, भारत का अतीत जो गौरवशाली है जी, जो भारत को सोने की चिड़िया के रूप में दिखाता है जी। दूसरा है भारत का इतिहास जो हमारे महापुरुष हुए हैं या वीर सैनिक हुए हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हुए हैं जी। तो अगर उस दृष्टि से हम देखें तो भारत का इतिहास एक वो है जिसको हम कैसे कहते हैं, अर्वाचीन इतिहास। जी, अर्वाचीन इतिहास यानी कि हम रामायण, महाभारत, ये सब हमारा इतिहास है जी। लेकिन आज के जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो भारत के इतिहास को सिकंदर के आक्रमण से मानते हैं जी। और सिकंदर का आक्रमण जो है, जो हम कहते हैं 372 ईसा पूर्व उनका आक्रमण हुआ जी। तो वहां से लगा के मुझे लगता है कि एक पार्ट जो हमारा अर्वाचीन इतिहास है जी। दूसरा पार्ट है सिकंदर के आक्रमण से मुगलों के आक्रमण तक जी। जिसमें यवन है, शक है, हुण है, कुषाण है, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और इनसे लड़ने वाले जो योद्धा हुए हैं जी। जिसमें उनका लिच्छवी साम्राज्य है, मालवगण राज्य साम्राज्य है, तक्षशिला का साम्राज्य, आम्भी का साम्राज्य है, फिर योधे गणराज्य है। ऐसे गणराज्य जिन्होंने उनका सामना किया, यानी सिकंदर तो जो है मगध तक आ ही नहीं पाया जी। उसके पहले ही जो सीमांत प्रदेश थे उन्होंने संघर्ष किया और उन संघर्षों से घबरा के सिकंदर को लूटना पड़ा जी। एक पार्ट वो है जी। तीसरा पार्ट जो है वो है कि मुगलों के आक्रमण यानी 711 यानी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण से लगा के जो है मोहम्मद गोरी के आक्रमण तक, यानी कि 1197 तक जी। एक पार्ट पूरा वो है जिसमें हमने हमारी सीमाओं में मुगलों को घुसने ही नहीं दिया, उनको सीमा तक ही खदेड़ के रखा। चाहे उसमें मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गजनवी हो, मोहम्मद गोरी हो, इनका राज्य स्थापित नहीं हो सका। लेकिन 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, वहां से एक इतिहास चालू होता है। तो जो हम कहेंगे चौथा जो पार्ट हमारा है कहेंगे वो होगा कि यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से लगा के तो
47 तक का, जी जो एक संघर्ष से भरा हुआ इतिहास है जी 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 और बलिदान का इतिहास है, जी जिसको हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमको समझ में आता है। जी और फिर आता है जो है यानी अंग्रेजों के आक्रमण से 47 तक का, जी जिसमें अंग्रेजों से हमने संघर्ष किया। बिल्कुल। और ये पूरा इतिहास जो है संघर्ष का इतिहास है। कई बार लोग कहते हैं गुलामी का इतिहास है, लेकिन ये गुलामी का नहीं, संघर्ष का इतिहास है। आप जी, देखेंगे जी, तो उसमें आपको ध्यान में आएगा जी कि अगर अकबर था तो महाराणा प्रताप भी तो था, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र राज्य था। जी औरंगजेब था तो शिवाजी भी तो थे, उनका स्वतंत्र राज्य था। यहाँ तक कि आसाम में तो मुसलमान घुस ही नहीं पाए। हाँ तो हमको इतिहास को देखने की थोड़ी सी दृष्टि बदलना पड़ेगी और हमको जो है इतिहास पे गर्व करना पड़ेगा। और आज का जो वर्तमान इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है वो हमको गौरव के स्थान पे हीनता का भाव दर्शाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। जिससे हमारी पीढ़ी को जो है जी जो रुचि आना चाहिए इतिहास में वो कहीं ना कहीं नहीं आती है। तो मेरा मानना है कि एक बार इतिहास को पढ़ना चाहिए। जी और इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जो देश धरा के लिए बहे वो शोणित है, जी अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है। इतिहास लिखे या पढ़े जवानी वह कैसे, इतिहास स्वयं बन जाए जी वह जवानी है। ऐसे जवान बहुत अपने सही। देश के बूढ़े बुजुर्ग महिला सब प्रकार के लोगों ने इस देश के लिए काम किया, वो सब जी। इतिहास के अपने महापुरुष हैं। इसलिए उस दृष्टि से हमको भी उनको देखना चाहिए। बिल्कुल सही। भारत की एक समृद्धशाली गौरवशाली परंपरा हुई है, शिक्षा हो या कला क्षेत्र हो। भारत की संस्कृति का जो डंका है पूरे विश्व में धूम मचा रहा था। बराबर। वर्तमान में बहुत सारे परिदृश्य देखते हैं जिससे आज के नागरिक जो है अपने पुराने इतिहास को समझकर किस प्रकार का सबक ले सकते हैं। देखिए, इतिहास जो है वो मैंने कहा ना कि एक दो पार्ट है। एक है भारत का अतीत, जी जो एक गौरव से भरा हुआ है, जिसमें कला है, विज्ञान है, ज्ञान है, वास्तुशास्त्र है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ का शिल्प कला है, बिल्कुल। कौशल है, जी। जिसमें भरा पड़ा हुआ वो गीत हम सुनते आए हैं जी कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव तो भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का जी। अंदाजा लगाना मुश्किल था, बिल्कुल। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, बिल्कुल। जन्मी है जहाँ पहले कला। जी जी ऐसा ये भारत है। जी ऐसे एक गीत और आता, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है। तो बिल्कुल। भारत कैसा है, इन दो गीतों को सुनते हैं तो वो गौरव का भाव। लेकिन इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास से हमको सीखना चाहिए। जी जैसे हमारे कई सद्गुण थे, जिसको हम कहते हैं सद्गुण विकृति। जी जैसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि कौन है हाँ ये हमको समझना पड़ेगा। शत्रु है कि वो एक आम इंसान है कि वो दोस्त है, कौन है आने वाला, बिल्कुल तो सही। वो हमको देखना पड़ेगा। फिर जो है हमारे कहते हैं क्षमस्य वीरस्य भूषण, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। जी लेकिन आप क्षमा किसको करना है? हाँ क्षमा क्या जो मोहम्मद गोरी 16 बार आक्रमण कर रहा है उसको क्षमा करना चाहिए क्या? लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जो बार बार आक्रमण कर रहा था, एक नहीं 16 बार आक्रमण किया, उसको हर बार क्षमा कर दिया। हम लोगों ने कई हमारी विकृतियां थी कि भाई, तो उन विकृतियों को जिनको हम की तरह से कह सकते हैं कि सद्गुण थे हमारे, कि हम मानवता दिखाते थे, लेकिन शत्रु के साथ मानवता नहीं दिखाई जाती है। जी। शत्रु के साथ तो फिर जो है शस्त्र की भाषा में जवाब देने की जरूरत रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि उन जो हमारी सद्गुण थे वो जी। शत्रु के लिए नहीं है, वो दोस्तों के लिए है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। उससे सीखना चाहिए। जी। और इतिहास को पढ़ने के बाद में जो जो कमियां रही उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जी, उसमें जी। कोई बुराई भी नहीं है, और जो कोई कमी रही है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल इसलिए सीखने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक प्रचारक और संगठक के साथ साथ एक उम्दा लेखक भी हैं। आपने नर्मदा यात्रा का 2-3 बार अनुभव करने के बाद उसका एक किताब लिखी नर्मदा यात्रा पर, तो उसका कुछ अनुभव बताइए। देखिए, ऐसा है कि उम्दा लेखक हो या मैं नहीं हूँ, ये जी, तो जी। जो पढ़ते होंगे वो जी बताते बिल्कुल होंगे। और आपने उल्लेख किया कि मेरी पुस्तक नर्मदा परिक्रमा एक स्मरणीय यात्रा। जी वास्तव में मैं 11 साल तक नर्मदा के किनारे रहा। जी
जिसमें खरगोन जिला, बड़वानी जिला, धार जिला जी। ये आता है, जी वहाँ प्रचारक रहा। तो नर्मदा जी से लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि सानिध्य कह सकते हैं, जी, सहवास कह सकते हैं, बिल्कुल। उसकी शरण कह सकते हैं, वहाँ जी, जी। मैं जाता रहता था। तो मन में आता था कि नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए, जी और परिक्रमा की जाए तो परिक्रमा तो पैदल ही होती है, जी लेकिन जो सामाजिक काम करते हैं बिल्कुल। उस काम की मर्यादाओं के कारण इतना समय नहीं है, तो वाहन से परिक्रमा की थी। जी और उस परिक्रमा में जो अनुभव आए हैं, जी एक तरह से कह सकते हैं कि साक्षात्कार हुआ है नर्मदा जी का, जी वो उसको एक पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। मेरे अपने अनुभव हैं, जी जी मेरे अपने जो है अनुभूतियाँ हैं, जी वो मैंने लिखी है। पुस्तक बहुत छोटी है, जी जी तो स्वाभाविक है, जैसे कहते हैं कि मन में कोई इच्छा होती है तो नर्मदा जी वो पूरी कर देती है। 3-4 घटनाएं ऐसी उस समय हुई थी जी परिक्रमा के समय। तो जैसे चर्चा चर्चा में मन में ऐसा आया कि 3-4 दिन हो गए तो आज नाश्ते में पराठे जी मिल जाए, लेकिन परिक्रमा में थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन सुबह जब देखा तो अल्पाहार में पराठे थे। अब ये कह सकते हैं बिल्कुल। चर्चा चर्चा में बात आई कि हमारे साथी थे, उन्होंने कहने लगे कि ऐसा नहीं हो कि अपना जुलूस निकल जाए, हाँ लेकिन वहां एक जगह देखा तो इतने लोग मिलने के लिए आ गए थे कि 25-30 गाड़ियों का काफिला बन गया। अब ये फिर उनमें से एक ने कहा कि आप ढोल मत बजवा देना, तो अगली जगह गए ढोल बज गए। वाह। अब ये जो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हो जाती है, बहुत जी, सारी जी, चीजें हैं, जी कुछ चीजें ऐसी है जो बताई नहीं जा सकती, जी जी लेकिन जी उसको मैंने लिखने का प्रयास जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में राष्ट्रीयता की अमृत पुष्प और राष्ट्रऋषि बाबा साहब अम्बेडकर की ऊपर भी किताब लिखी है, लेकिन आपकी लोकप्रिय किताब जो है राष्ट्र सेविका माँ अहिल्याबाई होलकर। तो इतनी सारी वीरांगनाएं अपने देश में थी, दुर्गावती है, रानी लक्ष्मीबाई है, तो अहिल्याबाई ही क्यों, अहिल्याबाई की क्यों चुना आपने? देखिए कहते हैं ना कि वर्तमान में जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं, जी जी उस आधार पे स्वाभाविक है कि साहित्य निर्माण भी होना चाहिए, जी जी और उस आधार पे ही हमारे प्रेरणा के महापुरुष भी होना चाहिए। जी जी जैसे भारत के बारे में कहा जाता है, लोग नैरेटिव तैयार करते हैं, खड़ा जी करते हैं जी जी कि यहाँ महिलाओं का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। जी भारत के अंदर हर समय, हर काल में महिलाओं ने इस देश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ में कैकेयी थी, जिसने जो है राजा दशरथ का रथ को हाका था। जी अगर वो सब हमको ध्यान में, सीता है, जी। सावित्री है, जी तो ये सावित्री भी जो है भगवान यम देवता से लड़ती है और अपने पति के प्राणों को वापस लेके आती है। बिल्कुल। कण्णगी है, गार्गी जी, है, जी। मैत्रेयी है। जी तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, जी और स्वाभाविक है उनका वो आना चाहिए। जैसा अभी अपन कहें कि अभी जो भारत ने मिशन सिंदूर जी के अंतर्गत पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक की है, जी जी उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने देश की एक तरह से कहा जाए कि वीरांगनाएं ही हो, दो बहनें, बिल्कुल बिल्कुल सोफिया कुरैशी और जो है एक और बहन, दोनों वीरांगना ही है। तो उनका तो स्वाभाविक है कि ऐसी चरित्र सामने लाया जाए। तो वास्तव में 3 चरित्र ऐसे हैं जो प्रत्येक महिलाओं के लिए जो मार्गदर्शन का काम करते हैं। जी माँ कैसी होना चाहिए, तो जीजाबाई का चरित्र है। बिल्कुल उनको लगता है कि आज की परिस्थिति में मुझे पुत्र होना चाहिए, और पुत्र कैसा होना चाहिए, जो मुगलों से लड़ सके, जी जो गाय की रक्षा कर सकते हैं, महिलाओं की रक्षा कर सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है, ऐसा पुत्र चाहिए। तो शिवाजी आ गए। बिल्कुल उन्होंने अपनी कोख से शिवाजी को जन्म देने की कल्पना की, और इस प्रकार की कहानियों को पढ़ा तो शिवाजी पैदा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई, तो मातृत्व कैसा होना, जीजाबाई जैसा, लेकिन नेतृत्व कैसा होना, तो झांसी की रानी के जैसा। सही है। झांसी की रानी जो है युद्ध के मैदान में लड़ती है, लड़ती नहीं है, महिला सेना बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल और सेना ही नहीं बनाती, लड़ने के लिए जब मैदान में जाना पड़ता है तो वो अपने पुत्र को, दामोदर राव को, पीठ पे बांध के जो है दुश्मनों से लड़ती है। तो नेतृत्व कैसा होना, तो रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन कृतित्व कैसा होना, जी
आज के समय में जब नेताओं से अपेक्षा की जाती है और वो नेता कैसे होते हैं हम समझ सकते हैं, जी लेकिन वास्तव में नेतृत्व कैसा होना तो वो जीजाबाई के अहिल्याबाई के जीवन में दिखता है। जी और जीजाबाई अहिल्याबाई जो है वो किसी मालवा राज्य तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश के अंदर धार्मिक कार्य करती है। बिल्कुल। और उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में कहता है कि जो तालाब में जो है शेर और बकरी एक जो है पानी पीते हैं। एक स्थान पे पानी पीते हैं, मतलब न्याय व्यवस्था कैसे की, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। जी उन्होंने जो है उनके समय के मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था, उसमें आवश्यकता थी। शिवाजी महाराज ने जी हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया था, लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जिनका जीर्णोद्धार होना चाहिए था, लेकिन वो देश भर में थे। तो जीजाबाई ने जो है, बिल्कुल बिल्कुल। अहिल्याबाई ने जो है उन मंदिरों का उद्धार किया। जी तो ऐसा देखा जाए तो उनका एक प्रशासक यानी कि लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, डाकुओं का आतंक खत्म किया, जी विरोधियों का सर्वनाश किया, कुशल जो है नेतृत्व दिया और अपने राज्य तंत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाया। उन्होंने जो पर्यावरण को भी ध्यान में रखा, उन्होंने जनता प्रजा के प्रति भी ध्यान में रखा। जी ये सब बातें उन्होंने जो है की है, उनको वास्तव में पुस्तक रूप में आना चाहिए। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, जी जी लेकिन उसमें ऐसा लगा कि उनका चरित्र क्रमबद्ध किसी एक पुस्तक में नहीं आता है, जी। इसलिए एक पुस्तक ऐसी लिखी जाए जो उनके बचपन से लगा के तो उनके मृत्यु तक जो काम किए हैं वो जी। सारे आ जाए, तो पुस्तक लिखने का प्रयास किया है। जी। आपकी अहिल्याबाई होलकर जो किताब है उसमें न्याय धर्म और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है, जिसकी मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी पाठकों की प्रतिक्रिया भी देखी और बहुत ही अच्छी पुस्तक ये बन पड़ी है आपकी। उसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हुए हम ये बात करेंगे, जैसे सिंदूर ऑपरेशन की बात हुई, तो इसी तरह से आज की वर्तमान परिदृश्य में हम लोगों का नागरिक कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए, ये विषय आपने अच्छा उठाया है कि आज की परिस्थितियों में हमारे नागरिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। लेकिन नागरिक कर्तव्य केवल आपात स्थिति के लिए नहीं होते, बिल्कुल नागरिक कर्तव्य तो हमेशा रहते हैं। राइट, बिल्कुल। अपने देश में जो है कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे हर व्यक्ति जो है अपने अधिकार की बात करता है, जी कर्तव्य की बात जी नहीं करता, बिल्कुल, जबकि अपने कर्तव्यों की भी बातें हमको करना चाहिए। देशभक्ति क्या है ये भी हमको समझना चाहिए। सही। एक समय ये था कि खुदीराम बोस जो है एक पुलिस अधिकारी पे बम फेंक देता है तो वो जो है देशभक्त कहलाता है। बिल्कुल। भगत सिंह असेंबली में बम फेंक देता है तो देशभक्त कहलाता है। सांडर्स का वध कर देता है तो देशभक्त कहलाता है। जी। चंद्रशेखर आजाद किसी को गोली मार देता है तो देशभक्त कहलाता है। पुलिस थाने को जला देते थे तो देशभक्त कहलाते थे। बिल्कुल। लेकिन ये सब कब की बातें हैं? जब देश में अंग्रेजों का राज्य था और हमको स्वतंत्रता चाहिए थी और वो सरकार हमारी नहीं थी, इसलिए उस सरकार को हटाना जरूरी था। वो विदेशी लोग थे, उनको हटाना जरूरी था, इसलिए उस समय वो सारी चीजें। लेकिन आज हमारी सरकार जी, आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। बिल्कुल। हम में से ही पढ़ लिख के कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी बनता है। हम में से ही पढ़ लिख के कोई शिक्षक बनता है। जी। तो कुल मिला के आज पूरा जो शासन तंत्र है वो हमारा है। जी। सरकार हमारी है, देश हमारा है, इसलिए हमको सोचना चाहिए कि इस देश के लिए हम क्या करना है। बिल्कुल। सामान्यतः लोग सोचते हैं मेरे लिए देश ने क्या किया। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। जी। 1935 के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद जो है जर्मनी गए थे जी। और जर्मनी में जो हिटलर ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है हमारे देश की तरफ से खेलो। जी। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा मैं तो अपने देश की तरफ से खेलूंगा। तो मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने कहा कि देखो मैं तुमको सूबेदार बना दूंगा, जी, मैं तुमको मेजर बना दूंगा, मैं तुमको चीफ मार्शल बना दूंगा। जी जी। लेकिन हर बार जो है ध्यानचंद ने क्या कहा, मैं तो अपने देश की तरफ से खेलूंगा। तब जो है
हिटलर ने कहा कि तुमको तुम्हारे देश ने क्या दिया। और उस समय मेजर ध्यानचंद हिटलर के सामने थोड़ा सा चेहरा सख्त बना के मुट्ठी भींचते हुए कहता है, बहुत हिम्मत करके कहता है, हिटलर के सामने बोलना सामान्य बात नहीं थी जी। वो कहता है कि ये मेरे देश की जवाबदारी नहीं कि मेरा देश मुझको कुछ दे, ये मेरी जवाबदारी कि मैं अपने देश को कुछ दूं। इसलिए शासन के जितने भी नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन करना ये एक नागरिक का कर्तव्य है। अब नियम चाहे वो इनकम टैक्स के नियम हो जी, वो किसी संस्था के नियम हो जी, या हम कहें कि ट्रैफिक के नियम हो, जी, कहीं पे हमको जो है बिजली का बिल भरना है और वहां पंक्ति लगी है तो हमको पंक्ति में लग के लेना चाहिए। बिल्कुल पर्यावरण को शुद्ध रखना देश के लिए जरूरी है, इसलिए पर्यावरण शुद्ध रखना। सही। स्वदेशी का पालन करना है, क्यों करना है? क्योंकि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत करना है। बिल्कुल। ईमानदार इसलिए रहना है कि अगर हम भी ईमानदार रहेंगे तो पूरा देश ईमानदार रहेगा। इसलिए देश के लिए जो जो हमारे देश के लिए हित हो सकता है जी, जिसमें देश का भला हो सकता है जी, वो सारे काम एक नागरिक कर्तव्य के होना चाहिए। और आज की परिस्थिति में जैसे अभी आपने मिशन सिंदूर का उल्लेख किया है, जी, ऐसी परिस्थिति में शासन जो भी एडवाइजरी जारी करता है जी, जी, उन सारी एडवाइजरियों को हमको पालन करना चाहिए। बिल्कुल। जो सूचनाएं आती हैं उन सूचनाओं का पालन करना जी। चाहिए और देश को जिस प्रकार की तन मन धन से जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये देश मेरा है। और इसलिए देशभक्त उसको कहते हैं कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की, बिल्कुल। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसा जो सोचता है वास्तव में वही देशभक्त है और वही वास्तव में भारत का जो है वास्तविक नागरिक है, जो अपने देश के बारे में सोचता है और अपने देश के बारे में सोचता ही नहीं, अपने देश के लिए करता है। बिल्कुल। और इसलिए मुझे तो यही लगता है कि अपने देश के संविधान में भी जिन कर्तव्यों की बात की उन कर्तव्यों को भी पालन करना चाहिए और देश हित के लिए जो जो काम हो सकते हैं वो सारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अभी फिलहाल में देखा गया कि वर्तमान में सोशल मीडिया पे विद्या भारती के स्टूडेंट हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं टॉप कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। तो अभी अभी 5-6 साल में ये ज़्यादा देखा गया है। और साथ में ही आपने एक बहुत अच्छी पहल करके पूर्व छात्र संगठन, पूर्व छात्र जो रहते थे विद्या भारती में, विविध स्कूलों में पढ़ते थे, उनको एकत्रित लाने का काम, एक बड़ा मंच आपने, व्यापक मंच तैयार किया है। और उन देशभक्तों को एकत्रित करने की जो प्रेरणा है वो आपसे लेकर ये काम भी सतत निरंतर बढ़ रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि इसके पीछे की भूमिका क्या है? देखिए ऐसा है कि विद्या भारती एक जो है शैक्षिक क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन। बिल्कुल। हम पूर्व छात्रों की बात करें तो आज 87 देश, 87 देश ऐसे हैं जहां सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए छात्र जी अपनी सेवाओं उन देशों में दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो मिशन जो हुआ था चंद्रयान, जी हाँ, वो देश का सबसे बड़ा मिशन था। बिल्कुल। उसमें भी 9 पूर्व छात्र विद्या भारती के थे जो वहाँ विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। जी। आज से 5 साल पहले विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को लगा कि इतना बड़ा जो है व्यापक दायरा विद्या भारती का है, इतने सारे छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं एक जगह उनको लाना चाहिए मंच पे। तो एक एनुमनी पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल पे सबको पंजीकृत किया गया जी। और हम सबके लिए गर्व की बात है, आज विश्व के सबसे अधिक जी एनुमनी किसी पोर्टल पे पंजीकृत है तो वो विद्या भारती के हैं। इसलिए हमसे बड़ा कोई आज शैक्षिक क्षेत्र में पूर्व छात्रों का भी समूह नहीं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा समूह जी। बिल्कुल। मध्य भारत प्रांत में भी हमने कई प्रकार के ऐसे जो प्रशासनिक सेवाओं में है, विशेष सेवाओं में है, चिकित्सक है जी, डॉक्टर मतलब वकील है, सीए है, ऐसे लोगों को एक सूचीबद्ध किया है जी। लगभग 350 की सूची भोपाल की है जो विशेष क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
जी। समय समय पे उनके काम करते रहते हैं। जी। लगभग 90,000 पूर्व छात्र मध्य भारत प्रांत के भी पोर्टल में पंजीकृत हैं। जी। उनको भी कहीं ना कहीं सूचनाएं देना, जी। उनको किसी सामाजिक कामों में लगाना, सामाजिक सरोकार के कामों में लगाना, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जी। इसलिए शिशु मंदिरों में आप कभी जाएंगे और देखेंगे जी। तो एक वाक्य लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जी बिल्कुल जाइए। जी। तो हम ये सब जो कर रहे हैं वो इसीलिए कि हमारे जो पूर्व छात्र है, हमारी जो शक्ति है, जी। जिनको हमने पढ़ाया है, उनको जी। संस्कार दिए हैं, उनको धर्म, संस्कृति, देश की जानकारियां दी जी। है, आज वास्तव में जाकर जो है समाज के अंदर काम करें। जी। इसलिए सेवार्थ जाने का एक तरह से ये पूर्व छात्रों का अभियान है बिल्कुल, जो हम लोग बहुत चला बढ़िया, रहे हैं। बहुत सुंदर। निखिलेश जी बैठकें करते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, सतत प्रवास करते हैं, इन सबके बीच अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए लेखन को कैसे समय दे पाते हैं? ये तो देखो ऐसा है कि एक दिनचर्या है जी। सुबह जागरण से लगा के रात्रि विश्राम तक। जी। कार्यक्रम की एक सीमा होती है, जी बिल्कुल। उन सीमाओं में ही कार्यक्रम होते हैं। जी। 24 घंटे कार्यक्रम होते ही नहीं। जी। जी। कुछ व्यक्तिगत अपने कार्य रहते हैं, जी। व्यायाम करना है, जी। प्राणायाम करना है, तो वो भी एक निश्चित है। जी। रात को सोने का टाइम भी निश्चित है। जी। और उसी में से बहुत सारा समय ऐसा रहता है जो खाली रहता है। जी। सामान्यतः कई लोग उसका उपयोग नहीं करते, हम उपयोग कर लेते हैं, इतना अंतर है। जी। वाहन में बैठे रहते हैं तो कई लोग वाहन में सोते हैं और कई लोग वाहन में बैठे बैठे ही रहते हैं। जी। हम उसका सदुपयोग करते हैं। बिल्कुल। कई बार मैं बहुत सारी चीजें गाड़ी में बैठे बैठे ही लिखता हूँ। जी। जी। कई बार कोई मुझे कुछ पढ़ना है तो मोबाइल पे पढ़ लेते हैं। जी। कई बार कोई चीज सुनना है तो गाड़ी में सुन सकते हैं। तो ऐसा करके दिन में कुछ समय निकालते हैं अपने व्यक्तिगत कामों के लिए भी, और उसी में समय समय पे लेखन का कार्य भी चलता है। बहुत ज्यादा पुस्तकें तो नहीं लिखी है। जी। जी। लेकिन जितना समय मिलता है कोशिश करते हैं। जी। 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 निखिलेश जी के सक्रिय दायित्व के साथ संघ में 25 वर्ष पूरे हो गए और संघ का ये शताब्दी वर्ष है। क्या हम अगली किताब का इंतजार करें? नहीं, ऐसा कुछ शताब्दी वर्ष को लेके जो है पुस्तक का तो नहीं है, लेकिन एक शिक्षा को लेके जी। कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती ने संघ के 100 वर्षों में क्या किया है, जी। जी। उसको लेके एक पुस्तक जरूर लिखने का है। जी। जी। और संभवतः प्रयास ये है कि अक्टूबर मास तक वो पुस्तक लिखी जाए। जी। लेकिन बाकी तो चल रहा है। संघ का जीवन लंबा जीवन है। बिल्कुल। और उसमें लगे हैं, राष्ट्र कार्य है। जी। नई शिक्षा नीति जो है इसमें विद्या भारती एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नीतिगत नीति बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम भी अपने स्तर पे चल रहा है। तो वर्तमान में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर? देखिए, वास्तव में जब भारत स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 1947, जी। तभी वो काम होना था कि भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आना चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने कट एंड पेस्ट का काम किया। सही। जो नीतियां सरकार ने बनाई थी, अंग्रेजी सरकार ने, उन्हीं को हमने कट एंड पेस्ट करके लगातार चलाते रहे। जी। और इसलिए आवश्यकता थी कि देश के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए। जी। और शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो। बिल्कुल। इसलिए विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में रखा कि हम इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करेंगे। जी। फिर हमने कहा सर्वांगीण विकास की बात की है। जी। युवाओं को कैसे तैयार करना है, उनके अंदर भाव क्या होना चाहिए, सारी बातें की। लेकिन मुख्य बात क्या थी कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। बिल्कुल। और इसलिए 1952 से विद्या भारती ने अपनी जो यात्रा प्रारंभ की, जी। और 2027 से 75 वर्ष उस यात्रा को हो जाएंगे। जी। तो हम बार बार मांग करते थे कि भारत केंद्रित शिक्षा नीति आना चाहिए। जी। और वर्तमान सरकार यानी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, जी। जी। उस सरकार को भी लगा कि हाँ, अब जो है स्वाधीनता के बाद स्वतंत्र की भी जरूरत है। बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव का प्रयास किया। जी। लेकिन शिक्षा नीति में बदलाव नहीं किया उन्होंने शिक्षा नीति ही नहीं लेके आए। बिल्कुल। बिल्कुल। बदलाव करते तो पुरानी चीजों में बदलाव, बिल्कुल। लेकिन वो
बदलाव नहीं किया, पूरी शिक्षा नीति नहीं लाए। जी और उन्होंने जनता से प्रश्न किए, जनता जी। से सुझाव लिए, लाखों सुझाव आए, जी जी शिक्षाविदों के सुझाव आए। जी और हम कह सकते हैं कि भारत को जिस प्रकार की शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जी उस प्रकार की शिक्षा नीति जो है 29 जुलाई 2020 को भारत में आई है। जी और स्वाभाविक बात है, नीति बनाना सरकार का काम है, लेकिन क्रियान्वयन करना तो जनता और समाज का काम है। बिल्कुल। और स्वाभाविक है कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, विद्या भारती भी इस देश का हिस्सा है, जी। शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की बात करती है। और जब इस प्रकार की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए, और हम सब लोग उसी में लगे हैं कि जी। सरकार ने जो नीति लेके आई है उसको जमीन पे, धरातल पर कैसे लेके आए। और स्वाभाविक सबका, शिक्षाविदों का भी उसमें सहयोग लगेगा, समाज का भी सहयोग लगेगा, सरकारी संस्थाओं का भी सबको लगना पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाके बदलाव आएगा। तो बिल्कुल। शिक्षा नीति आ गई है, अब वास्तव में उसको धरातल पे लाने का प्रयास करना जी। चाहिए, और सरकार तो उसको कर ही रही है, जी, लेकिन जी। आम समाज को भी उससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। आशा करते हैं कि ये शिक्षा नीति जल्दी ही अपने मूर्त रूप में धरातल पर भी उतरे। इसके लिए अभी से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे जो युवा, लाखों युवा श्रोता सुन रहे, इसको देख रहे पाठकों के लिए, आपके जो पाठक है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश के तो यही है कि हमको एक तो अपने देश पे गर्व करना चाहिए, जी अपने महापुरुषों पे गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। देश में जो अच्छी चीजें हैं उसके क्रियान्वयन में हमारी कोई भूमिका हो सकती है तो उसमें लगना चाहिए, जी और अपने देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। जी क्योंकि लोगों ने अपने देश के अंदर जो खून बहाया है जी वो ऐसे ही नहीं बहाया है, उनका एक बिल्कुल। स्वप्न था। आप सोचो, बिल्कुल। भगत सिंह फांसी के फंदे पे जा रहा है और वो क्या कह रहा है, सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है, सूली के पार खड़ी माँ उसने हमें बुलाया है, वाह। मैं वापस आऊंगा लेकर आजादी का डोला, मैं रंग दे उसे। चलो। तो भगत सिंह ने जब कहा कि मैं वापस आऊंगा लेकर आजादी का डोला, बिल्कुल। तो वास्तव में जो आज लोग हैं वो सब एक तरह से भगत सिंह के ही वंशज है, चंद्रशेखर आजाद के ही वंशज है। तो उनके जो स्वप्न थे कि देश कैसा होना चाहिए, वो भारत पुनः जो है अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, पुनः जग का सिरमौर बने, पुनः विश्व का गुरु बने, उनके ये सब स्वप्न थे। और पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र की ये जो पंक्तियां थी ना, जी वो उन्होंने कही है, जी क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। तो उन्होंने जो स्वप्न देखा था, तो वो आज अपनी आंखों से शायद मुझे लगता है कि वो देख पा रहे होंगे। हम सब लोगों को देश के हित में जो कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निखिलित जी, आपने बहुत सुंदर सटीक इतिहास और अन्य तथ्यों को उजागर करते हुए अपना मार्गदर्शन किया है। आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी धन्यवाद। आपके जो YouTube पे सुनने वाले सारे जी दर्शक जी हैं जी उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो मैंने बताया है जी वो तो एक कुछ अंश है, जी। इतिहास तो बहुत बड़ा है, जी तो वो भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैं आपका और श्रोताओं का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप सुन रहे थे श्री निखिलित जी माहेश्वरी, प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती मध्य भारत, एपिसोड नंबर 4 सांस्कृतिक वार्तालाप। अगले भाग के लिए बने रहिए। स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच।